थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। मुझे लगता है हम सितंबर से आपको चेस कर रहे हैं, बट थैंक यू फिर भी मतलब इतना टाइम निकाल के आने के लिए। सर मुझे ना, आपने बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी लोग ना सर्विस के बारे में बहुत बात करते हैं, और वो बहुत कॉमन भी है, इंसान को लगता है सर्विस के बारे में बात करते हैं। आपके जो यूपीएससी डेज थे ना, वो कैसे कैसे निकाले आपने, कैसे थे? वो बड़े इंटरेस्टिंग थे बिकॉज मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था। इस बात का निर्णय मेरे पिता ने ले लिया था, फादर ने। अच्छा, आपने नहीं लिया? मैंने नहीं लिया था। अच्छा। ये मैं जब 11 वर्ष का था हाँ। तो मैंने एक कागज़ देखा, घर पे रखा हुआ था, तो मैं पढ़ना लिखना थोड़ा सीख गया था। मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ लिखा था कि आगे क्या करूँगा मैं, और पूरा एक कागज़ था। तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब उस समय क्या समझ में आएगा। फिर मैंने समझने की कोशिश की आईएएस होता क्या है और क्या। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सर्विस तो अच्छी है, जितना भी मैंने उसके बारे में पढ़ा देखा। फिर मैंने उनका ड्रीम था कि वो उनका लड़का आईएएस ऑफिसर बने, वो मैंने अपनी ड्रीम बना ली। मेरे फादर के जो फादर थे, यानी मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे मेरे फादर इंजीनियर बने, तो वो इंजीनियर बने। ओके। अब मेरे फादर ने चाहा कि मैं जो है आईएएस ऑफिसर बनूं। हाँ। फिर मैंने प्रयास किया, तो उस प्रयास में इट वॉज अ वेरी कंसिस्टेंट एफर्ट। नॉट दैट कि मैं आईएएस की तैयारी करा। मैं आज भी जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनसे मैं अक्सर कहता हूँ कि तैयारी के लिए तैयारी करो। करेक्ट। लोग तैयारी करने बैठ जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। हाँ। सिविल सर्विस एग्जाम में उस समय भी और आज भी आने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स जरूरी हैं। उसमें उन एट्रीब्यूट्स को डेवलप करने में टाइम लगता है, जैसे समझ, कॉम्प्रिहेंशन। आप कोई पन्ना पढ़ रहे हैं, आप एक ही बार पढ़ के समझ जाएंगे, कोई 4 बार पढ़ के नहीं समझेगा। तो ये स्किल डेवलप करनी पड़ती है कि जिससे आप कुछ भी पढ़े आपको समझ जल्दी आ जाए। ये कोई ना कोचिंग इंस्टीट्यूट बताता, कोई नहीं बताता कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप करो। और कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं बताते, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद आप साल भर 1.5 साल के लिए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप करने के लिए कई साल चाहिए, तो शुरू से आपको आदत पड़नी है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा जो स्किल बहुत ज़रूरी है वो एनालिटिकल स्किल्स। ये भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता कि अगर आप विश्लेषण कर सकते हैं, अगर आप में वो आदत है किसी इशू को एनालाइज करने की, तो वो आपको लाभ देगी एग्जाम में। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका है एस्पेक्ट, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि आपने समझ लिया, आपने उसे एनालाइज कर लिया, आप उसे लिख नहीं पाए और बोल नहीं पाए तो एग्जाम में तो नंबर मिलेगा नहीं। तो इसमें खाली किताब पढ़ने से नहीं होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स की अलग तरीके हैं। तो मैंने प्रयास ये किया कि आरंभिक दिनों में जब मैं बीए में पहुंचा, उसके बाद मैंने प्रयास ये किया कि अपना कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करूं, अपनी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव करूं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करूं। उसका बहुत लाभ हुआ। उसके लिए जब मैंने तैयारी की तो बड़ा स्मूथ हुई मेरी तैयारी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे सर पे एक बोझ है। आजकल मैं बच्चों से कहीं से बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि सर पे एक बोझ पड़ा है। हाँ, एग्जैक्टली। बोझ की वजह से फिर वो एंजॉय नहीं करते। एंजॉय नहीं करते तो कोई तरीका ढूंढते ना करने का। देखिए, कोई चीज आपको अच्छी लगेगी, ये सामान्य सिद्धांत है जीवन का। जो अच्छी लगेगी वो आप करना चाहेंगे। करेक्ट। जो अच्छी नहीं लगेगी उसको आप किसी तरीके से अवॉइड देंगे। हाँ। तो अगर आपने सिविल सर्विस की सेवा को बोझ माना तो प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे प्रिपरेशन अच्छी लगी। तब से मैंने ये भी सीखा कि इफ आई कैन एंजॉय दी जर्नी। मुझे रिजल्ट का तो पता नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु। मेरी माँ कहती थी, पहले नहीं आता था मुझे, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि आप जर्नी अगर एंजॉय कर लें तो आधा काम तो बन गया आपका। तो मैंने प्रिपरेशन की जर्नी को एंजॉय किया। वो बात अलग है कि पहले साल मैं चाहता था आईएएस में आने का, मैं आईएएस में नहीं आया, मैं आईपीएस में आया, पुलिस सर्विस। फिर मैंने अपनी गलतियों को समझा, सुधारा और अगले साल मैं आईएएस में आ गया। सर मुझे एक, काफ़ी लोग ना सालों साल एग्जाम देते रहते हैं और बच्चे फिर अपने और सालों साल देते हैं। मैं आई एम श्योर कि उनको अकेडमी के लिए वो बिल्कुल फिट होंगे, उनको कुछ चीज़ें पता होंगी, काफ़ी चीज़ें पता होंगी। बट ऐसा क्यों होता है जब वो इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं तो इंटरव्यूअर ऐसा क्या ढूंढ रहे होते हैं जो वहाँ पे वो हमेशा मात खाते रहते हैं? देखिए, मैं रिटायरमेंट के बाद लोगों को गाइड करता हूँ। आजकल गाइड कर रहा हूँ, अभी मेन रिजल्ट्स आया है और इंटरव्यू के लिए गाइड। एग्जैक्टली। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि पहले वर्ष जब मैं पुलिस सर्विस में आया था तो मेरे 55% मार्क्स थे। अच्छा, और दूसरे वर्ष मेरे हाईएस्ट थे कंट्री में 80%। इतना मैं बताता हूँ बच्चों को मैंने क्या किया उस बीच कि कैसे। देखिए, हम लोग की ये गलत धारणा होती कि इंटरव्यू बोर्ड जो है वो हमारी नॉलेज टेस्ट कर रहा है। नॉलेज तो हमारे रिटन एग्जाम में हो गया, तभी इसको इंटरव्यू नहीं कहते, इसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, वो पर्सनैलिटी देख रहे हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। वो पर्सनैलिटी देख रहे हैं कि आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाते हैं नहीं। वो पर्सनैलिटी देते हैं कि आप दूसरे को ठीक से सुनते नहीं सुनते। वो कई एस्पेक्ट्स देख रहे हैं आपके जो कि रिटन एग्जाम में नहीं देखे। ये बात सब लोग अच्छी तरह समझते नहीं है। कई लोग मुझसे कहते हैं, सर मैं वो रिवाइज करूं जो मैंने पढ़ा था। मैंने कहा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई को तो मैं कहता हूँ पढ़ना बंद कर दो,
मेन रिजल्ट के बाद अवेयर हो जाओ। वो ये भी एक थोड़ा सटल डिफरेंस है नॉलेज और फिर लाइन है बड़ी। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है। यू मस्ट बी अवेयर। उसके लिए आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की तब जरूरत पड़ेगी कि आप अवेयर हुए, आपको जानकर अच्छा ये आज यूक्रेन में एक मिसाइल दाग दी, तो जो मिसाइल दागी तो पर आपकी जिज्ञासा जगनी चाहिए। तब आप पढ़ नहीं रहे हैं, हाँ। आप जिज्ञासा की पूर्ति कर रहे हैं, इंक्विजिटिवनेस की। तब आपको मजा आएगा जानकारी करने कौन सी मिसाइल दागी, किसने दागी, उसका क्या इम्पैक्ट है और किसके पास। तो ये एक जिज्ञासा है। ये आप नॉलेज नहीं एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज में बर्डन लगता है, लेकिन जिज्ञासा इंक्विजिटिव होंगे तो आप चाहेंगे, तो उसका फिर मजा अलग है। एंजॉय नहीं करते लोग, मैं देखता हूँ जर्नी एंजॉय करना बहुत जरूरी है। वही मैं बच्चों को समझाता हूँ। अच्छा, मैंने देखा कभी IAS इंटरव्यूज में क्या होता है, लोग काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे क्या सवाल पूछा गया था? ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन था जो आपको लगता है? बहुत ट्रिकी नहीं, पहले साल बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछते, ये गलत फहमी है। अच्छा, ये बोर्ड वाले आपको बिल्कुल एट ईज रखेंगे ओके, और आराम से क्वेश्चन, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछते। बट आपको जानने की कोशिश तो करते हैं ना? वो जानने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको सिचुएशन देंगे कि आप इसमें क्या। जैसे आपको क्या सिचुएशन मिली थी? जैसे हमसे कई प्रश्न उन्होंने पूछे पहले साल, एक प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाया। वो कई लोगों में कमी होती है, मुझ में कमी थी, बोर्ड में नहीं कमी। उन्होंने उससे पूछा कि जो ट्रेन चलती है पटरियों पर, वो नीचे क्यों नहीं उतरती, वहां क्यों बनी रहती। अब मैं सोचता रहा। मेरे कुछ बताया कि वो उसके दोनों पहिए होते हैं, ये होते हैं। मैं उत्तर ठीक से नहीं दे पाया। उसके बाद जो प्रश्न पूछे, अब देखिए ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ, मैं अभी पिछले ही फेलियर में चिपका हुआ था, तो जो मुझे आता था वो भी मैं ठीक से नहीं जवाब दे पा रहा था। तो मैं आजकल बच्चों को बताता हूँ, जो मैंने दूसरे साल किया, ये अगर प्रश्न नहीं आता तो आप मान लीजिए नहीं आता है और उसको छोड़ के फिर आगे चलिए। हम अपने फेलियर को छोड़ नहीं पाते, हम फेलियर में डूबे रहते। उसकी वजह से मेरा आगे जो कॉन्डक्ट है या स्पीच हो वो इम्पैक्ट होती है। आप फेलियर को छोड़ के आगे सोचिए फ्रेश। उसका कारण ये है, वो मैंने सेकेंड ईयर में एनालाइज कर लिया था, आज सबको बताता हूँ कि बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आपको नहीं आता है। ऑब्वियसली होगा। यू शुड बी कैंडिडेट इनफ टू से आई डोंट नो सर। मेरे दूसरे वर्ष में, जिसमें मुझे हाईएस्ट मार्क्स, मैंने लगभग 15 से 20% क्वेश्चन में कहा कि आई डोंट नो सर, लेकिन आई डोंट नो सर कहकर मैं निकल आया और फिर आगे जो प्रश्न था उनको ठीक से उत्तर दिया। दूसरा, एक थोड़ा टाइम लगता है उसमें, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। हाँ, उतने मतलब मुश्किल नहीं मुश्किल नहीं, वो तो सेंस ऑफ ह्यूमर नेचुरली आता है आपको। अच्छा, ओके आप ऐसा नहीं कि उस समय बना लेंगे। ओके, सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा नहीं कि आज आपने पर्सनैलिटी का पार्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है आपकी, कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं तो आप घबरा गए हैं या मान के चल रहे हैं और फिर उसको ठीक करने। दिस इज ऑल ए क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड एंड दिस इज व्हाट बोर्ड इज लुकिंग आफ्टर। होता क्या है, लोग ये समझते हैं तो पढ़ ले, ज्ञान प्राप्त कर लें। मैं बार बार कहता हूं कि नॉलेज तो उन्होंने टेस्ट कर ली आपकी। अब आपके पास जो सिचुएशन आ रही है, सिचुएशन ये भी आ रही है कि कोई प्रश्न किया आपसे और आपको उत्तर नहीं आता, ये भी एक सिचुएशन है। आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, जो आता है उसको कैसे जवाब दे रहे हैं, ये चीजें देखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने कैंडिडेट हैं कि आप कहते हैं कि मुझे नहीं आता। आप या तो गेस वर्क करें। मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, देखो एक तो होता है फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट पूछेंगे, दूसरा ओपिनियन पूछेंगे। फैक्ट में गेस मत करो, वो काफी हो सकता है। गेस करते, बिल्कुल वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है। अगर वो आपसे कहते हैं गेस करने को तो करिए, मतलब अपने आप गेस मत कीजिए। दूसरा, जब ओपिनियन आप देते हैं, ओपिनियन भी किसी फैक्ट्स पर आधारित है। तो अगर वो फैक्ट आपको नहीं पता है तो आप कैंडिडेटली एडमिट कर लीजिए, सर मुझे बैकग्राउंड नहीं पता। मैं उदाहरण दूंगा, मैं सेकंड ईयर में हुआ था, मेरा इंटरव्यू चल रहा था, मेरा ख्याल मेरा लास्ट इंटरव्यू था दिन में, तो सब अग गए थे। चेयरमैन जमाई ले रही थी और एक बंदा किताब पढ़ रहा था। अब वो बोर हो जाते हैं दिन भर देखते देखते। तो जब उसका टर्न आया पूछने का, तो उसने कहा कि उसने एक सेंटेंस पढ़ा अपनी किताब से, मुझसे पूछा, मिस्टर स्वरूप व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट। नाउ अगेन दे आर टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी, ओके। So I candidly admitted, sir, I don't know the background of this sentence, so it will not be appropriate of me to comment on it. Okay, मैंने अपना सेव कर लिया। सीरियस भी था, मुझे पता ही नहीं था बैकग्राउंड। तो उसने कहा, नो यू टेल मी व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। ओके, गेसिंग, आप बताओ इसका। तो मैंने जो ठीक समझा बता दिया। तो कहता है, नो बट दिस बुक हैज अ डिफरेंट व्यू। हमने कहा, सर पार्डन मी, दैट्स व्हाट आई सेड, आई डोंट नो द बैकग्राउंड। फिर मैंने जो बात कही वो नॉर्मली अर्जन नहीं कही। मैंने कहा, सर बट आई मस्ट इन्वेस्ट यू, once I go out of the interview, I'll buy this book, read it, and if you are around, I'll come over and have a chat with you. सब हंसने लगे। I'm not suggesting this everyone should do. What I am saying here is, you should be candid enough to say, आप जब नौकरी करते हैं सिविल सर्विस, बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको पता ही नहीं है। तो मान लीजिए ना, कौन सर्वज्ञ है, कौन ऐसा आदमी है जो सब जानता है, नहीं जानता,
मान लीजिए दैट्स ए वेरी पॉजिटिव ट्रेट। ये जब बच्चों को समझाता हूँ तब उनको मुश्किल से समझ में आता है। वो कहता है मुझे तो सब आना चाहिए, क्योंकि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट समझाते हैं ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। मैं कहता हूँ कुछ ना पढ़ो, मेन रिजल्ट आएगा कुछ नहीं। आराम करो, मूवी जाओ, गप करो, खूब बोलो, क्योंकि 1.5 साल में तुमने लिखा है पढ़ा है। अब जितना बोल सको बोलो। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वर्बल आर्टिकुलेशन। आपने बोला था पहले आपने आईपीएस को हाँ। ऑप्ट किया, क्या एक्सपीरियंस था सर? ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या था? आईपीएस में मैं ट्रेनिंग में था। आई वाज अच्छा, एट ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग में क्या होता है वैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छी ट्रेनिंग होती हाँ। है। कुछ सुबह मुझे बताइए कि उस बहुत अलग ट्रेनिंग है वो अलग ट्रेनिंग है। हाँ। देखिए, हम जब सर्विस में 1979 एग्जाम में जब हम अपीयर हुए थे आईपीएस के लिए, तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो नए तरीके से एग्जाम होता था। अच्छा, और उसमें एज को रिलैक्स कर दिया गया था। ओके। तो हमारे साथ, मेरी तो उम्र ज़्यादा नहीं थी, मेरी शायद 22 साल की उम्र थी। मेरे साथ कई ऐसे थे जो 30-30 साल के थे, अच्छा। जो उनके बच्चे भी थे, बड़े थे, वजनदार। नहीं ऐसा, बिल्कुल। तो हम लोग की वहाँ ट्रेनिंग तो बड़ी टफ होती थी। हाँ। तो शुरू में हम लोग फुटबॉल फील्ड का 4 चक्कर लगवा दिए, उसमें 2 तो गिरी गए उस समय। अच्छा, तो शुरू की ट्रेनिंग थोड़ी टफ थी। मैं तो बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन था, हाँ। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई ट्रेनिंग में, बट टफ होती थी। सुबह आप 5 बजे उठते थे, परेड के लिए जाते थे, फिर दिन भर क्लासेस होती थी, टफ ट्रेनिंग होती थी दिन भर। सर ऐसा क्यों है कि आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विस के एग्जाम को अलग इतना महत्व किया जाता है? इतना अलग एग्जाम क्यों है? एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं, आईआईटी भी होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, देखिए, बट इतना अलग क्यों ये है? सर्विस इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को कितना इम्पैक्ट करते हैं। शेप करते हैं, मतलब आप सोसाइटी इम्पैक्ट को। करते हैं। शेप मालूम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट आपको चलता है, शेप करे ना करे। ओके, शेप तो लार्जर वर्ड है। राइट। आप इम्पैक्ट करते हैं, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं, तो आपका हर एक्ट जो है वो कितने लोगों को प्रभावित करता है। करेक्ट। इसलिए महत्वपूर्ण है। भाई आप अपना प्राइवेट को बिजनेस चला रहे हैं, आप 100-200 लोग 400 लोगों को इम्पैक्ट करें। करेक्ट। अब मैं एक स्कीम चलाता था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। मुझे स्वाभाविक हुआ कि उसको बनाने का, इम्प्लीमेंट करने का। उस स्कीम में 35 करोड़ लोग इम्पैक्ट हो रहे थे। 35 करोड़ लोग? 35 करोड़ लोग। ज्यादातर स्टेट कंट्रीज की तो पॉपुलेशन ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल। सो आप देखिए, जो एक डिसीजन हम लेते थे वहां पर कि हेल्थ इंश्योरेंस को दे रहे हैं, उसको लाभ मिल रहा है, इतने भारी संख्या में, तभी महत्व है। क्योंकि जो भी आप करते हैं, अब ये तो एक मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया 35 करोड़ का, लेकिन जिले में भी आप हजारों लाखों लोगों को, बाढ़ आ गई, अब वहां जो आप कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को आप इम्पैक्ट कर रहे हैं कि रिलीफ कैसे पहुंचे। हेंस इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द शेयर इम्पैक्ट। मुझसे कई लोगों ने पूछा, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है, मैंने लिखा है, जो पहली पुस्तक है नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, उसमें लिखा, मैंने स्टार्ट ये किया है कि आई बिकेम एन आईएएस ऑफिसर बिकॉज माय फादर वांटेड मी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अंत में मैंने लिखा है, इफ आई एम टू बॉर्न अगेन, इफ आई वर टू बी बॉर्न अगेन, I'd like to be an IAS officer. And I've explained why. The sense of satisfaction that you derive out of impacting so many people is absolutely amazing. You can't imagine the sense of satisfaction. I've used the term Bharat Ratnas. मतलब एक इवेंट मैंने डिस्क्राइब किया, उसमें कई ऐसे इवेंट्स जहां जब आप हेल्पलेस आदमी की हेल्प करते हैं और जो दुआ मिलती है आप, वो कहीं नहीं मिलती। आप कितना ही पैसा कमा। एनी स्टोरी? मैं आपको बताऊं, मैं जब ये RSBY चला रहा था तो शुरू में तो कठिनाई हुई, बाद में स्कीम को रिकग्नाइज किया वर्ल्ड ओवर, दुनिया में रिकग्निशन मिला इसे। वर्ल्ड बैंक ने, ILO ने, UNDP ने, सबने कहा। तो जब बैरक ओबामा प्रेसिडेंट बने USA के, तो उनके एक एडवाइजर का फोन आया मेरे पास, मैंने नरेट किया इसे अपनी बुक पे। उन्होंने कहा कि मिस्टर स्वरूप, कैन यू कम ओवर टू US एंड मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सो आई सेड माय कॉन्टेक्स्ट इज टोटली डिफरेंट, मैं दूसरे परिवेश ही अलग है, मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं कुछ नहीं बता सकता। ही इंसिस्टेड। सो इन वन ऑफ द विजिट्स टू वॉशिंगटन, मैं वहाँ ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट करके इंस्टीट्यूट जहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं, तो वहाँ मैंने एक प्रेजेंटेशन RSBY, तो उसमें उनकी सरकार के लोग थे, उनकी स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे, हमारी एम्बेसी के लोग थे, गेट्स फाउंडेशन थे, रॉकफेलर फाउंडेशन, कई NGO। मैंने प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन के बाद मैं एक कप कॉफी पी रहा था बाहर, तो एक गेट्स फाउंडेशन का व्यक्ति मेरे पास आया, मुझसे उसने बड़ा विचित्र सा प्रश्न किया। उसने कहा, मिस्टर स्वरूप, यू आर ए सिविल सर्वेंट बट यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट द स्कीम, व्हाट डज द गवर्नमेंट गिव यू बियॉन्ड योर सैलरी? ओह। तो मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने कहा, गेट्स फाउंडेशन पुअर कंट्रीज के पुअर लोगों को इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है, आपको क्या मिलता है? तो उसने कहा, वेल दैट्स आवर जॉब बट मोर देन दैट वी डिराइव अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ हेल्पिंग पुअर। तो मैंने कहा, यू आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज मेंट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, many of whom would have been dead but for this scheme. So the good wishes of those that survive and their families come back to me somehow, anyhow. That's good enough a kick for me to do what I'm doing.
फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया किक का मतलब क्या है। मैंने कहा इस स्कीम में, उससे तो अंग्रेजी में चर्चा थी मेरी, इस स्कीम में मैं छोटे छोटे हॉस्पिटल जाता था तो पैनल होते थे, मेरी आदत थी, मैं फील्ड में जाके देखता था काम को। तो मैं एक दिन हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे एक बेनिफिशियरी पेशेंट से मैं बात कर रहा था, तभी एक बहुत हल्की सी आवाज़ मुझे पीछे सुनाई दी। मैंने पलट के देखा तो एक बहुत वृद्ध महिला, मस्ट हैव बीन अराउंड 85, मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द एज, बट शी वाज सो फ्रेल एंड ओल्ड, क्यों बैठ नहीं पा रही थी। वो मुझे बुला रही थी, बेटा इधर आओ, और उसके हाथ में स्मार्ट कार्ड था, दिस वाज अ स्मार्ट कार्ड बेस्ड स्कीम, बेटा इधर आओ। तो मैं गया उसके पास, वो चूंकि वो नहीं बैठ पाती थी, मैंने झुक के उससे पूछा, माता जी आप ठीक तो है? वो कहती है बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। मैंने कहा फिर तो आप ठीक हो जाएंगे, अपने घर जाएंगी। बोले बेटा अब तो मेरी उम्र इतनी हो गई, अब तो मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी। मैंने कहा नहीं आप ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, मेरा तो कोई है नहीं, ना बाप ना बेटा, मेरा कोई नहीं है भाई, कोई नहीं मेरे परिवार में, मैं अकेली हूँ। मैं तो भीख मांगती थी, मैं बीमार पड़ गई, मेरा पड़ोसी था, उसने तुम्हारा कार्ड देखा, वो तुम्हें यहाँ ले आया, और मेरी सब सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, मेरे पास है भी नहीं देने को। तो मैंने कहा माता जी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप ठीक होकर घर जाएंगे। नहीं बेटा, अब तो मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी। उसके बाद शी मेड सच ए रिमार्केबल स्टेटमेंट, शी टेल्स मी ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। अब आप देखिए ये भारत रत्न कहाँ मिलता है कहीं और, यही मजा है सर्विस। What is the good part of the service and the bad part of the service? See, When you be on the ground. No, on the ground, there are many distractions of the service. Yeah, that's my question. So the beauty about the service is you have a choice. You have choice to be honest, you have choice to be dishonest. Both survive. Or you can be at the both side, little bit. There's three things that you can. No, see, nobody extreme corrupt, nobody extreme right. It's not a question of corruption. It's not a question of extreme corruption. You have your own corruption. I'm not talking. I'm saying you have a choice to be what you want to be. Why is that? As a human being, yes. आप पैसा बनाना चाहे पैसा बना लीजिए, कई पैसा बनाने वाले मजे बनाते हैं, कई पैसा बनाने वाले जेल भी हैं, हर कॉन्सिक्वेंस से करेक्ट। इधर आप ऑनेस्ट हैं तो कई ऑनेस्ट बड़े मजे में हैं, कई ऑनेस्ट बड़े परेशान है। तो इसका तो कोई कहना बड़ा मुश्किल है कि अंततः क्या होगा, लेकिन चॉइस है आपके पास, वो हर जगह नहीं उपलब्ध है। आप प्राइवेट बिजनेस कर रहे हो तो आपको ऑनेस्टली चलाने में मुश्किल आएगी, लेकिन अगर आप IAS अफसर हैं तो अगर कोई IAS अफसर ये कहता है कि मैं ऑनेस्टली काम नहीं कर सकता तो गलत। ये मैं अनुभव के आधार पर कहता हूँ, वो कर सकता है ऑनेस्ट। ये इसकी बड़ी चीज है इसके बारे में। What is the definition of honest in your? See, honest is very personal to me. One of course is defined by law. Yeah, that's why I'm asking. Law का तो बड़ा सिंपल है कि आप किसी से पैसे बिल्कुल वो तो एक डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन होगी। बाकी वैल्यूज है which I've written, my entire book Ethical Dilemmas is on this. Okay. You have your own personal value system कि मैं ये करूँगा ये नहीं. For example, some people may feel that protecting your subordinate officer is not your job. But that's me, it's a personal value. Throughout my career, मैंने अपनी टीम को पूरा प्रोटेक्ट किया और मैं गारंटी करता हूँ अभी भी किसी को मैं फोन कर दूं कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा पैर। I was probably the only secretary government of India जो मैं 4 साल रहा वहाँ पे, मैं 6 बजे अपने ऑफिस से निकल लेता था, कोई नहीं निकलता था 6 बजे। क्यों निकलता था? राइट, क्योंकि अपना टीम ऐसी थी नहीं। I was fortunate to have team. I mean, people who worked me, like one of them became Home Secretary Government of India for 4 years. Fantastic officer. I had the privilege of working with such fine officers, and it was my job to protect them. I did protect them. So ये अपना पर्सनल वैल्यू है। तभी मैं लोगों से कहता हूँ, एक तो लॉ है, वो कहता है पैसा बनाओगे पकड़े जाओगे, ये सब अलग बात है। मैं कहता हूँ वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट। वहां तो आप गड़बड़ करेंगे तो जेल जाएंगे, आज नहीं कल नहीं परसों चले, करेक्ट है ना। लेकिन इसमें जेल वेल तो जाना नहीं, आप अपने ऑफिसर को मत प्रोटेक्ट कीजिए। मतलब ये शुरू से मेरी आदत थी। मुझे याद है मैं हमारा सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था यूपी में, आई एम टॉकिंग ऑफ 2003। मेरा मंत्री बहुत बेईमान था, उसे 15-25% कहते थे, वो पहले ही पैसा लेते तो इतना भ्रष्ट था वो। एक दिन उसने मुझे आदेश लिख के भेज दिया कि इस डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दीजिए। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्यों, क्या सर क्या किया उसने? बोले मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा बड़ी छोटी चीज़ है, मैं कहूँगा आपसे मिलने। फिर मैं मालूम किया उस अफसर के बारे, सबने कहा बड़ा ईमानदार है, बढ़िया अफसर है। तो मैंने उसको बुलाया, यार तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री? कहता है सर मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहा है मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। ओके। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है नजराना, शुक्राना, जबराना, 3 प्रकार के करप्शन होते हैं। तो इस पर पूरी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल नहीं, करिए सर, बिल्कुल करिए। नजराना इज ऑफरिंग, जैसे आप किसी को देते हैं कि भविष्य में कुछ आके कुछ काम पड़ेगा तो अभी शुरू में कुछ रखो, है ना। शुक्राना इज
आपका किसी ने काम कर दिया, आप उसको देने का। जबरान है जो डंडे से आप वसूल करते हैं, काम और नो काम। तो मैंने 3 प्रकार के करप्शन बताए इनकी किताब में। तो ये शायद मंत्री उससे एक्सपेक्ट करता था नजराना लेकर आएगा कुछ मेरे लिए, उसने कहा मेरे पास तो है नहीं। अब देखिए मेरी परेशानी क्या है, अब यहाँ लॉ नहीं है कुछ, मैं उससे बचाऊं या ना बचाऊं, ना लीगल है ना इलीगल है, एथिक्स वहीं आती है, बाकी तो लॉ है। क्या आपका वैल्यू सिस्टम क्या कहता है? मेरा वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि अगर कोई ईमानदार है तो उसको तो मैं बचाऊंगा। उसको मैंने कोशिश की बचाने की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, फाइल चीफ सेक्रेटरी को भेजी, फिर मंत्री ने मुझसे पूछा एक आध बार, मैंने कहा फाइल तो चीफ सेक्रेटरी के पास है। तो जो भी कहा मंत्री जी ने चीफ मिनिस्टर से कुछ जाके कहा, मेरा ट्रांसफर हो गया। तो चीफ सेक्रेटरी अपसेट हो गए, बोले तुम उस अधिकारी को बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। साहब क्यों परेशान होते हैं? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ। वो तो होना ही है सर, होना ही है। जब होना उसके लिए क्या परेशान हो? मैंने कहा सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, आप मुझे कहीं पोस्ट करेंगे ना, मैं वहां जाके फिर यही कुकर्म करूंगा। तो हंसने लगे हो। हाँ। सो the point here is I am nobody to define what is honesty. Of course some things are defined in the law, Correct. but beyond law जो करना है या नहीं करना है वो तो व्यक्ति को अपने आप खुद डिसाइड करना है। अपना डिसाइड करके फिर करो और फिर भुगतो उसको। मतलब ये ना कहो कि यार हमें पकड़ लिया उसको नहीं पकड़ा, आप गड़बड़ करोगे तो पकड़े जाओगे भाई। आई हैव वेरी स्मार्ट क्वेश्चन जी। सो क्या होता है, आई हैव मेट कपल ऑफ ऑफिसर्स एंड फॉर्चुनेट इनफ, तो बात करते करते ना few people give this explanation that they said कि क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट है तो आप उससे बच नहीं सकते। मैं आईएएस अफसर, मैं मेरा बड़ा सिंपल है, मैं सिस्टम की बात ही नहीं करता। आईएएस अफसर अगर ऑनेस्ट रहना चाहता है तो वो रह सकता है, सिस्टम से कोई तो why people give this explanation that okay system is corrupt, that's why we have to be like only they can explain that. How can I explain that? I'm just asking why, how can somebody मैं आईएएस अफसर रहा हूँ, मैं आईएएस अफसर के लिए कह सकता हूँ। हाँ, अगर कोई आईएएस अफसर ये कहता है कि सिस्टम गड़बड़ है इसलिए मैं गड़बड़ हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। और मैं व्यक्तिगत अनुभव पे कह रहा हूँ, ना केवल अपना, आई नो सो मेनी ऑनेस्ट ऑफिसर हु आर वेल नोन एंड हैव डन वेल। देखिए ऑनेस्ट ऑफिसर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो कोई काम नहीं करता सिर्फ ऑनेस्टी लिए बैठा घूमता है, दूसरा ऑनेस्टी काम कर रहा। मैं जिन्हें कितने मेरे प्रेरणा उनसे मिली भाई, मैं कोई अजायब घर से तो आया नहीं था भाई, मैं भी प्रेरणा का स्रोत ढूंढ रहा था। मुझे प्रेरित किया कई अधिकारियों ने जो कि ऑनेस्ट थे और एफिशिएंट थे। मैंने पूरा चैप्टर लिखा है अपनी। ऐसे कैसे इंस्पायर हुआ आप किसी ऐसे इंसान? लिस्ट पूरी, एक नहीं है। फिर भी you remember someone very अब जैसे हम जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी योगेंद्र नारायण जी हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी BK ये सब कैबिनेट सेक्रेटरी बने। मिस्टर योगेंद्र नारायण सेक्रेटरी जनरल बने, मिस्टर DK मित्तल ही वो सेक्रेटरी हियर। आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन। अभी हमारे नेक्सस गुड का प्रोग्राम हुआ था, प्रकाश सिंह जी आए थे, वो DGP रहे हैं। दीज आर माई इंस्पिरेशंस, इनसे मैंने सीखा। एक नहीं है, अगर आप पुस्तक पढ़ें तो सैकड़ों की मात्रा में मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम लोगों को मसाला पसंद है, हम सिर्फ निकल बात कर करेक्ट, हम उसकी पकड़ते हैं भ्रष्ट है ये गड़बड़। करेक्ट, अच्छे आदमी की बात ही नहीं करते। जिस दिन आप अच्छे आदमी की बात करने लगेंगे मिलेंगे आप। मजा किसमें आता है? हमें गड़बड़ नेगेटिविटी में। देखिए मैं तो रिटायरमेंट के बाद मैंने शुरू किया नेक्सस ऑफ गुड का, मेरा उद्देश्य यही है कि अच्छी बात की जाए, क्रिटिसाइज कीजिए, जो गलत हो रहा है उसको क्रिटिसिज्म होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अच्छे लोग। देखिए all the rascals and the ruffians of the world have come together and made life difficult for us. Why shouldn't good people come together? और अगर हम एक बार ये डेमोन्स्ट्रेट करने लगे कि अच्छा हो रहा है तो लोगों को विश्वास जगेगा कि अच्छा हो सकता है। हम मुक्त कर्ण से बुराई करते हैं, मुक्त कर्ण से तारीफ क्यों नहीं करते? तो ये जो नेक्सस गुड फाउंडेशन मैंने सेटअप की, उसका उद्देश्य यही है कि हम अच्छी चीजों को देखें, उसको समझें, उसकी तारीफ करें और उसका फिर अनुकरण करके उसका रेप्लिकेशन स्किनिंग करें। क्यों नहीं कर सकते हम? ये आरंभ करना चाहिए। लेकिन हम क्यों, जैसे मैंने कहा ना कि हमें धारणा ये है और हमें पसंद क्या आता है, मसाला आता है तो मसाले की जिससे कहिए वो नेगेटिव बात करेगा। अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, नेशन और ओनली नेगेटिव थिंग्स। करेक्ट, गिर गया है, गिरने वाला है, पटक गया, पटकने वाला है, और वो दे इसलिए रहे क्योंकि आपको हमें पसंद है। मेरे विचार से इसका नैरेटिव थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो मैं प्रयासरत हूँ उसके लिए। अच्छा, आपने बोला मेरी कोई भी बुक ना सब इंस्पिरेशन है, कोई भी किससे मुलाकात हुई है तो मेरा वो अनुभव है, वो किस तरीके का अनुभव है? देखिए हर प्रकार का अनुभव है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कई प्रकार से लोगों से संपर्क में आने का, नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का। हाँ, but that's not a personal fire. It's you're saying that you got inspired by the नहीं, many people inspired me। जैसे कल्याण सिंह जी थे, जब मैंने उनके साथ काम किया तो बहुत इंस्पिरेशन। You have worked very closely with him. I was his director information public for very long time, for about a year and a half। और फिर जब वो दोबारा बने चीफ मिनिस्टर तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने सच्चा बनने के लिए। तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप थी, पॉजिटिव रिलेशनशिप थी। और मैं
बिल्कुल मुंह फट था, जैसे आपसे बोलना ऐसे बोलता था। हाँ जी। एक वाकया आप बताता हूँ, शुरू से मेरा अनुभव उनके साथ। मैं नया नया बना था डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन। मेरा काम ये था कि सुबह सुबह जाके उनको पेपर क्लिपिंग दिखाऊं। ये मैं 1991 की बता रहा हूँ, उस समय सब टीवी भी ज़्यादा कुछ नहीं था। ना सोशल मीडिया में। तो मैं सुबह पहुंचा घर पे उनके, तो उस समय वो थोड़े नाराज लग रहे थे और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी खड़े थे बराबर। तो जैसा होता है मैं चीफ सेक्रेटरी के बगल में जाके खड़ा हो गया, जूनियर ऑफिसर। तो चर्चा इस बात पे हो रही थी कि इटावा में बाई इलेक्शन होना था, उसमें उनकी 7 पब्लिक मीटिंग्स लगा दी थी और वो नाराज हो रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 7 किसने लगा दी, आखिरी 2 मीटिंग कैंसिल कर दो। तो जब उन्होंने ये कहा तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों ने उनकी आमे आह मिलाई। उन्होंने कहा सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप 7 नहीं कर पाएंगे, 5 ही करेंगे, ठीक रहेगा। मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैं नया नया आया था लेकिन मैं बोल दिया। मैंने कहा साहब मैं कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। जब चीफ मिनिस्टर आते हैं किसी ज़िले में तो सर बड़ी तैयारियां होती हैं और बड़े लोगों को आशाएं होती हैं, तो आप सर चाहें 2 मिनट के लिए जाएं, कैंसिल मत कीजिए लास्ट मोमेंट पे। तो मेरी तरफ उन्होंने घूर के देखा, क्या मैं जा सकता हूँ? जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी मुझे पोनी मारने लगे चुप रहने के लिए। मैं चुप नहीं हुआ। मैंने कहा साहब ये मेरा मत है, बाकी आप निर्णय आप ले लीजिए, और जोरों में पोनी मारे। उसके बाद 10 सेकंड कोई नहीं बोला। 10 सेकंड बाद कल्याण सिंह जी फिर मेरी तरफ घूमे और बोले हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी ने एकदम कोनी पीछे खींची, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए मैं इस चीज़ को भूल गया था। जब कल्याण सिंह जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने तो मेरी आदत थी मैं मिलने नहीं जाता था किसी नेता वेता, कि जब तक बुलाए तब मैं जाता, अदरवाइज खुद नहीं जाता था। 38 साल में मैं किसी नेता से अपने आप नहीं मिला जाके। तो उनका फ़ोन आया तो मिलने नहीं आए, थोड़े नाराज से थे कि मिलने क्यों नहीं आए। मैंने कहा सर अब अभी आप चीफ मिनिस्टर बने, आप व्यस्त होंगे, जैसे ही खाली होंगे मैं आ जाऊँगा। नहीं आ जाओ। मैं चला गया उनके कमरे में, घुसते ही मुझसे कहते हैं मैं तुम्हें अपना सचिव बनाना चाहता हूँ। तब तक मेरा प्रमोशन हो गया। मैं ठीक है। बोले पूछोगे नहीं क्यों बनाना चाहता हूँ? मैंने कहा था आपने सोच समझ के निर्णय लिया होगा, बैठो। मैं बैठ गया, सोफे पे आ गया। फिर कहते हैं तुम्हें ये याद है, ये याद है? उन्होंने ये नरेट किया। ओके देखिए ये उनका बड़प्पन था। मैंने तो उनसे बहुत सीखा, बहुत इंस्पिरेशन लिया। मैंने कहीं से लिया, मतलब देखिए मैंने काम किया जैसे ऑस्कर फर्नांडिस जी के साथ, ही इज नो मोर, वो लेबर में थे, बहुत उनसे सीखा। मैं उस व्यक्ति से क्या सीखा? मैंने ये सीखा रात को 11 बजे भी मुस्कुराते हुए मिलेंगे, दिन भर काम कर रहे हैं, मिलो मुस्कुराते हुए मिलेंगे। तो मैंने कहा ये आदमी को टेंशन ही नहीं दिखता, इतना प्रेशर है, इतना काम है, ऑलवेज स्माइल। फिर मैंने खरगे जी के साथ काम किया उसके बाद, मतलब वो भी कभी मैंने उनको नाराज़ी नहीं दी। तो मैंने कहा यार मैं छोटी छोटी बात पे नाराज़ होता है, देखो ये इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, नाराज़ नहीं होता, हर चीज़ के लिए तैयार है। तो हर व्यक्ति सीखा। उसके बाद मैंने प्रकाश जावड़ेकर साहब के साथ काम किया। अलग अलग पार्टी के लोग हैं, वही मैंने लिखा इनकाउंटर पॉलिटिशियन। राजनीति अपनी जगह पर है, व्यक्ति अलग। कितना फर्क है इन दोनों चीज़ों में? बहुत फर्क। उसका व्यक्तित्व तो इन्फ्लुएंस करता है राजनीति को, और उसकी राजनीति इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं। ये मैंने जीवन में काफ़ी आरंभिक तौर पे सीख लिया था। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अब आपका नजरिया क्या है? आप सोचिए लक्ष्मण जी को क्यों भेजा था रामचंद्र जी ने रावण के पास? भेजा था ना सीखने के। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी कुछ गुण थे। बिल्कुल हर व्यक्ति में कुछ गुण होता है। अब ये तो बहुत गुण थे। नहीं देखिए, अब मुझ पे ये निर्भर करता है कि मैं उस व्यक्ति के किस भाग को देखूं। मैं तो उसकी पॉजिटिव से जो भी सीख लूंगा। बचपन से मेरी आदत थी, मुझे लाभ हुआ उसका। मेरा एक मित्र था, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं सोचता था इसकी राइटिंग मैं कैसे सीखूं। एक मेरा मित्र था, वो डिबेटिंग बहुत अच्छा करता था, मैं आई वांटेड टू बिकम अ डिबेटर। एक मेरा और व्यक्ति था, वो गिटार बहुत अच्छा बताता था, तो मैं गिटार सीखने के चक्कर में था। तो मुझे जो व्यक्ति की अच्छी क्वालिटी मिलती थी मैं कोशिश करता था उसको अपना लूँ, और धीरे धीरे फिर वो मुझे लाभ हुआ उसका। जैसे लोग आपने बोला आपका इनकाउंटर मायावती जी से भी हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखिए वो थोड़ा सा दुखद था, क्योंकि उससे पहले मैं कल्याण सिंह जी के साथ था। शायद अगर उनके साथ ना रहा होता तो उतना परेशानी नहीं होती। अच्छा, क्योंकि व्यक्तित्व में बहुत टोटल अंतर था। मतलब कल्याण सिंह बहुत गंभीर थे, विस्तार से जाते थे, समझ के निर्णय लेते थे। मायावती जी तो एकदम यूं निर्णय लेते, तो उसमें कठिनाई होती थी। पॉलिटिक्स आपका लुकआउट कैसा है? मतलब इतना चेंज ऑफ पॉलिटिक्स आपने देखा टाइम के साथ, इतने सारे लोगों के साथ रहे भी हो, इतने सारे डायनेमिक्स देखे आपने, तो मतलब आपका सेंस कैसे डेवलप हुआ? मतलब कैसे पॉलिटिक्स आप देखते हो कि यार ऐसे चलनी चाहिए चीजें? देखिए मैं फिर बात कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि पॉलिटिक्स कैसे, फिर भी आपका मतलब लुकआउट। मेरा सिर्फ कहना ये था कि मैं क्या करूँ। जब शुरू में मैंने सेवा ज्वाइन की, तो जैसे सब समझते हैं, मैं भी समझता सब पॉलिटिशियंस बेईमान हैं, सभी बदमाश हैं, देश में समस्याएं सब पॉलिटिशियंस की वजह से। और मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मैं कितना गलत था।
भाई पॉलिटिशियन भी इस समाज का अंग है, हिस्सा ही है, बिल्कुल। उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, परिवेश है जिसमें वो काम करता है। और मैं अंततः मैं उसको परिवर्तित तो कर नहीं सकता, हम कुछ भी बात कर लें, मेरे में उतना दम नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स को परिवर्तित कर दूं या पॉलिटिशियन। तो मैंने कहा फिर मैं अपने आप को चेंज करता हूं, और फिर मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। पहला, मैंने ग्राउंड रियलिटी को समझा। मैंने समझा कि ऐसा नहीं है कि हर बात गलत कहता है, बहुत सारी चीज़ें सही बताता है। मुझे याद है शुरू में जब मिलने आता था नेता, तभी मैं नेगेटिव हो जाता था, ये क्या गलत कह रहा है, और वाकई मैं गलत सोचता था। क्यों? मुझे बहुत लाभ हुआ नेताओं से चर्चा करने में। भाई ये तो मुझ पर निर्णय है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मैंने बड़ा सिंपल सिद्धांत बना लिया। सिद्धांत ये बनाया कि अगर कोई सही बात कह रहा है जो नियम के तहत है, वो मैं तुरंत कर दूंगा, उसे फोन से बता दूं। गलत काम होगा तो उसको बिल्कुल नहीं करूंगा, उसे भी बता दूंगा पोलाइटली। तो धीरे धीरे एक ख्याति बनी, आदमी तो एफिशिएंट है, गलत काम नहीं है। कई बार ये होता है कि आप कोई काम नहीं करते तो आप चाहे ऑनेस्ट बने रहिए, आप काम ही नहीं करेंगे तो आपकी फिर ख्याति गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप काम तो करिए। फिर वो ग्रे एरिया है, वो डिफिकल्ट एरिया है जहाँ पे ये लिखा नहीं है ये गलत है सही है। वहाँ मेरा प्रयास ये रहता था कि मैं कुछ सिद्धांत बनाऊं जिसके तहत वो काम हो सके तो सबका हो जाए, उसे नेता के पास ना जाना पड़े। उसका कई दृष्टांत मैंने अपनी किताब में भी लिखे हैं। ये हो सकता है। हम लोग अक्सर व्यवस्था को या नेताओं को गाली देकर अपना काम चोरी करते हैं। मैं अक्सर अपने साथियों से पूछता हूं, बताओ यार किस नेता ने तुमसे कहा कि ऑफिस लेट आओ? सही बात। अब सामान्य जनता से पूछोगे तो साहब अधिकारी है ही नहीं, हम सुबह से बैठे। किसने कहा नेता? फिर किस नेता से कहा कि तुम अपना कमरा गंदा रख? कई अधिकारी नेता गंदा रख। मैंने किस नेता से कहा कि तुम जो तुमसे बोलना मिलने आ रहा है उसे बदतमीजी से बोलो या उसको अनावश्यक रूप से इंतजार कराओ? ये कहा किस नेता ने कहा? आप लिखते जाओ तो मिलेगा 90% केस में नेता कहीं है ही नहीं, 10% केस में है नेता। उसमें भी मेरा अनुभव ये बताता है कि अगर आप सही तरीके से नेता को समझाएं तो काफी केस में आपकी बात मान जाएंगे। आप 8-10% में अगर नहीं मानते तो ठीक है, प्रजातंत्र कुछ तो आप मानेंगे उसकी बात। बिल्कुल सॉर्टेड। गलत काम कर रहे हैं बिल्कुल ना कीजिए आप, नियम के विरुद्ध। मैंने कभी, देखिए लोग मुझसे पूछते हैं आप तो कोल सेक्रेटरी रहे, एजुकेशन सेक्रेटरी रहे, आप पे दबाव नहीं आया? मैंने कहा मैंने कभी दबाव महसूस ही नहीं किया। पहले 15 वर्ष में तो था, उसके बाद नहीं। उसके बाद मैं क्लियर था ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। अब मजे की बात यह है कोई आपसे गलत काम कहता ही नहीं था। आप विश्वास कीजिए मेरे अंतिम 20 वर्ष में कोई कहा ही नहीं मुझसे गलत काम करने को, जबकि मैं इतने सेंसिटिव पोस्ट में रहा। क्यों? उनको पता था गलत काम नहीं करेगा। अब ये मुझ पे निर्भर कर रहा है, मुझ पे नहीं निर्भर कर रहा है कि मैं अपने आप को कैसा बनाऊं। हम अक्सर क्या करते हैं, जो आपने शुरू में कहा ना, सिस्टम ऐसा है, व्यवस्था ऐसी। अरे भाई, एटलीस्ट फॉर एन आईएएस ऑफिसर सिस्टम अपनी जगह पर है। आप सही काम करना चाहो तो कोई आपको नहीं रोकेगा, आप करो। 90% केस में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। 10% केस में उसमें आप वर्कआउट करो, क्या कर। आप वो 10% का लेकर पूरे 90% को झोंक देते हो कि साहब मैं तो ईमानदार रह ही नहीं सकता, मैं तो काम कर ही नहीं सकता। अरे बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? आप आसपास देखो, व्यवस्था कैसे चल रही है, अच्छा है अफसर की वजह से चल रही है। बिल्कुल। आप उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? उनसे सीखो। आप उसको देख रहे हो जो गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि वही जाता है नजर। सर आपने 4 किताबें लिखी है ना, कौन सी किताब ऐसी जो आपको लगता है कि मतलब लोग उसे सही तरीके समझ नहीं पाए? नहीं, मेरे विचार से सब किताबों को समझा और दे हैव बीन रिसीव्ड वेरी वेल। बट पीपल कम अप टू यू व्हेन दे रीड योर बुक, बट आपको लगता है कि आई थिंक ऑल ऑफ दो तरीका होता है ना, एक होता है किताब लिखने वाले का नजरिया, एक होता है किताब पढ़ने वाला नजरिया। मैं समझता हूँ किसी ने मेरी किताब को अभी तक मिसइंटरप्रेट नहीं किया। मिसइंटरप्रेट नहीं किया? अच्छा, अभी तक जितना फीडबैक आया है, दे हैव कमेंट्स ऑन, जैसे एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस, उन्होंने कहा कि साहब थोड़ा और लिखते हर के बारे में, आपने थोड़ा लिखा है, वो ठीक है, दैट्स अ कमेंट। बट किसी ने ये नहीं, गलत तरीके से नहीं, जो मैंने समझाने की कोशिश की वही लोग समझे। वो उसका मुझे थोड़ा एडवांटेज ये था कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ इफ यू डेवलप द राइट कम्युनिकेशन स्किल्स देन यू कैन, तो चांसेस आर कि आप अपनी बात कह पाएंगे। मेरी पुस्तकें भी बोलचाल की, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, दे आर नॉट पीस ऑफ लिटरेचर। आपसे बोल रहा हूँ उसी तरीके से मैंने नहीं रहा, तो उसमें मिसइंटरप्रेट करने का उसमें स्कोप ज्यादा नहीं है। आप सर हार्वर्ड गए थे जी, तो वहाँ पे आपसे ऐसा क्या उन्होंने बोला कि आप इस बारे में बात करिए, ऐसा क्या था जो आपने वहाँ शेयर किया? हुआ ये कि अभी फरवरी में मुझे हार्वर्ड में बुलाया था, एक इंडिया इनक्लेव होता है, वो इंडिया कॉन्क्लेव मुझे बुलाया था। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई आपने मुझे कैसे बुला लिया, मुझे तो 6 साल हो गए रिटायर हुए। हाँ। तो बोले कि आपके हम लेख पढ़ते हैं, आपके पॉडकास्ट देखते हैं, उसमें आपका व्यू थोड़ा बैलेंस्ड है,
आप गवर्नमेंट की तारीफ भी करते हैं, गवर्नमेंट की बुराई भी करते हैं, बैलेंस्ड व्यू है। तो दिस इज द रीजन दे थॉट दे वांटेड समबडी कि जो बैलेंस्ड व्यू इंडिया में जो हो रहा है वो प्रस्तुत कर सके। तो आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में अब क्या बैलेंस व्यू, चाहे मोदी जी पे हो, क्या बैलेंस व्यू? देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, सरकार बहुत, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया काम हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में बड़ा अच्छा काम, बिल्कुल हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे काम हुए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, जिसको हमें उतना ही उजागर करना चाहिए जितना अच्छा काम। जैसे कि मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मेक इन इंडिया एक उदाहरण है। इंडिया का इस समय मेरे विचार से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है, बहुत बड़ी बात। और मेक इन इंडिया एक था स्कीम जिसके माध्यम से उसका हो सकता था निदान समस्या का, लेकिन ये 2014 में लॉन्च हुई। दुख का विषय है कि इसको किसी थर्ड पार्टी ने इवैल्यूएट ही नहीं किया। मेक इन इंडिया के दो प्रमुख उद्देश्य थे और दोनों लिंक्ड थे उद्देश्य। एक था कि जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको 13 से बढ़ाकर 25% कर दिया जाए, और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये दो हैं, दोनों फ्रंट पे फेल हुआ, लेकिन हम एडमिट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में वो 13-14% है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ा लेंगे जीडीपी में। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल है वो सब जानते हैं, चाहे वो डेटा मिले ना मिले। मेरा कथन ये है, और मैं अक्सर कहता भी हूँ इस बात को, कि अगर हम समस्या के एग्जिस्टेंस को मानेंगे ही नहीं तो उसको सुधारेंगे कैसे? अगर हम ये कहेंगे सब ठीक है तो हम सुधारेंगे नहीं। पहला स्टेप किसी भी समस्या का है सुधारने के लिए, हमें मानना होगा कि ये समस्या है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद अगर है तो क्यों है, फिर तीसरा स्टेप ये है कि जो हमने अब तक किया वो क्यों नहीं हो, और चौथा स्टेप ये है कि हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए। जब तक इन स्टेप्स पे हम नहीं जाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ये मेरी समस्या है। मैं कहता हूं जो सरकार इतना अच्छा काम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कर सकती है, अन्य जगह भी बहुत अच्छा काम हुआ है, वो इन अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं देख रही है। अब देखिए, पीएलआई स्कीम आई है, मेक इन इंडिया के बाद पीएलआई, उसके भी कई अच्छे पार्ट है, लेकिन उसमें कई नेगेटिव्स हैं। करेक्ट, मतलब यहाँ इंडिया का वैल्यूएशन क्या हो रहा है, आप इंपोर्ट करके उसमें एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। ये सब चीजों पे गंभीरता से विचार होना चाहिए। जहां एक और इतना अच्छा काम हो रहा है, वहां जो नहीं हो रहा है उसको स्वीकारना चाहिए और उसके सुधार का प्रयास करना चाहिए। और एक मुझे लगता है कि आज की मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में एक और है, लोग क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहते। अदर पार्टी ने अगर कुछ कहा है तो वो वाइप आउट करने विश्वास रखते हैं, ना कि उसे क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट। और देयर वाज अ टाइम, सॉरी सर, देयर वाज अ टाइम पीपल यूज्ड टू टेक क्रिटिसिज्म इन अ नाइसर वे, तभी शायद मुझे लगता है वो पैरेलल पार्टीज चलती थी। बट आज मुझे लगता है कि वाइप आउट वाला सिस्टम आ गया है। नहीं, कई लोग ये कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो एंटी नेशनल कहाँ से हो, मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? भाई आप एंटी नेशनल कैसे हो गए? आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, करेक्ट, उसको तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखिए कि वो ठीक है या नहीं है, उसको इवैल्यूएट कीजिए, अपना निष्कर्ष निकालिए। करेक्ट, आप उसको एंटी नेशनल कैसे कह देंगे? मतलब कुछ आप बोल दीजिए, आप पे चढ़ बैठेंगे। बिल्कुल, मतलब पूरी पार्टीज हैं, ट्रोल पार्टीज हैं जो आप पे चढ़ बैठेंगे। करेक्ट, ये आपने ये गलती कर दी, आपने गलती। इसकी जगह अगर ये बात को समझने की कोशिश करें कि जो व्यक्ति कह रहा है उसका देश आपको बदनाम करना नहीं है, वो ये बता रहा है कि ये भी कर ले तो और अच्छा होगा। बिल्कुल, लेकिन वो शायद लाइन अब खत्म हो गई है। और एक सर एक और लहर आई है, जिसे बोलते हैं आजकल ना बहुत लोग स्पिरिचुअल बड़े हो गए, एकदम से बड़ा जोर आया लोगों के अंदर, लोग बड़े धार्मिक हो गए। ये जो वेव है, इसको कैसे देखते हो आप? भाई मैं अपने तरीके से जीवन यापन करता हूँ, मुझे पता नहीं उनकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, मुझे बहुत आइडिया नहीं है। वो उनको डिसाइड करना है कि वो अपना संपर्क ऑलमाइटी से कैसे बनाते हैं। ये व्यक्तिगत है। क्या ये ऑलमाइटी संपर्क है, पॉलिटिकल संपर्क है? अब फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसका, देखिए, जिसका मैंने अनुभव ना किया हो उस पर मेरा टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं है कि जो कर रहा है वो जानता है क्यों कर रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं, कोई मुझसे कहते हैं कि साहब आप तो अच्छे वक्ता भी हैं, आपने अच्छा किया, आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मैंने कहा यार देखो, मैं क्लासरूम में इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो मैं पॉलिटिक्स में क्या करूंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा वहां पर। तो हर आदमी को अपना समझना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता उनकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैंने ना समझने की कोशिश की। मैं अपने में मस्त हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हो गया हूँ, पहले भी सेल्फिश था, अब भी हूँ। मैं अपना सोचता हूँ कि मैं कैसे खुश रहूँ, वो उसमें खुश है तो उसमें खुश रहें, बहुत अच्छा है। तो सर रिटायरमेंट के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, ये सोचते हैं? रिटायरमेंट के बाद मैं अधिक व्यस्त हो गया हूँ, पहले सर्विस से ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ। तो एक तो आपने किताबों की चर्चा की, तो 4 किताबें मैं लिख चुका हूँ, 5वीं पे आजकल काम चल रहा है।
वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, करप्शन एंड गवर्नेंस पर है कि Oh, गवर्नेंस beautiful. करप्शन कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, लगभग 2 आर्टिकल्स हर हफ्ते में लिखता हूँ। फिर मैंने एक संस्था स्टार्ट की है जिसका नाम है नेक्सस ऑफ गुड, जिसके बारे में मैंने Nexus of Good. बताया था। हाँ हाँ उसके 15 सिटी चैप्टर्स हैं, उसका हमारे क्वार्टरली लेटर निकलता है, हमारी पोर्टल है, उसमें सैकड़ों की मात्रा में पॉजिटिव स्टोरीज हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। फिर मैं बच्चों से बात करने में मुझे मज़ा आता है, तो मैं महीने में 20 दिन ट्रैवल करता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, IITs, IIMs, प्राइवेट सेक्टर के लोग मुझे बुलाते हैं चर्चा के लिए, तो वहाँ जाता हूँ। तो आजकल एज आई से आई डोंट वॉक, आई ओनली टॉक, तो टॉकिंग में काफ़ी टाइम निकल जाता है। हाँ। उसके अलावा मैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी गाइड करता हूँ, तो इट्स अ हैंडफुल। So you have seen every layer of life. मतलब as compared to us, you have seen the most of the layers. जैसे कि आपने सर्विस वाला लेयर भी देख लिया, आपने उससे पहले के लेयर। इतना टाइम होने के बाद जब स्टेज पे आते हैं, इस एज पे आते हैं, तो when you look back, how you see life? Oh, I loved every moment. I loved every moment of my life. All the ups and downs I liked. And I'm enjoying it even more. मैंने कभी सोचा नहीं था कि पोस्ट रिटायरमेंट भी इतना अच्छा होगा। मैंने IAS के लिए तो लिखा है कि हाँ। फिर से IAS अफसर होना था। हाँ। पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ इज इवन बेटर देन IAS. बट बिकॉज आई वाज एन IAS अफसर, उसका कारण ही बड़ा सिंपल है कि अब मुझे फ्रीडम है कि मैं जो चाहूँ बोलूँ, जो चाहूँ लिखूँ, जहाँ चाहूँ जाऊँ, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे नहीं सोचना उसको अच्छा लगेगा उसको बुरा लगेगा। राजनीति नहीं ज्वाइन करनी तो और अच्छा है, किसके साथ बैठूँ ये भी मैं डिसाइड कर लेता हूँ। जिसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं, अकल मुझे पसंद नहीं, चर्चा मुझे पसंद नहीं, मैं उसके साथ क्यों बैठूँ। अब मेरे पास वो चॉइस है। वो फ्रीडम मुझे रिटायरमेंट के बाद मिला, पहले नहीं मिला था। पहले कई सारे आपको ऐसे काम करने पड़ते थे जो आप शायद आपको उतने अच्छे नहीं लगते। आप जाते हैं वहाँ बैठते हैं, बैठकों में बैठते हैं, आप नहीं एंजॉय कर रहे, लेकिन आपकी ड्यूटी है। अब कोई क्या ड्यूटी है, आप कुछ बड़ा पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैं आई एम नॉट कट आउट। देखिए बड़ा सिंपल है, छोटी सी बात है। मैंने कहा ना कि अगर मैं किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता या उसके बोलने के तरीके को, उसके सिद्धांतों को, तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करके उसके साथ मुझे बैठना पड़ेगा। करेक्ट। आज मुझे चॉइस है, जिसका मुझे पसंद आ रहा है मैं बैठा हूँ, बाकी निकल लिए। जब आपको वोट लेने की चाहत हो जाती है तो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं कई चीजें। बट आप you have मैं seen this thing. सैक्रिफाइस नहीं। You have seen this thing in people. ओ यस, आई हैव सीन। आई मीन आपको पसंद नहीं है उसका बोलना, चर्चा, और फिर भी आप बैठे हुए उसके साथ मुस्कुरा रहे हैं, कैसे मुस्कुरा देंगे? वो मुखौटा कैसे लगा लेंगे? आप लगा ही नहीं सकते। बट ऐसे टाइम तो आया होगा लाइफ में जहाँ पे बड़े आपने लोगों को बहुत एंटेन किया होगा। एंटरटेन नहीं करता था मैं, लेकिन चर्चा करता था। भाई मेरा एज ऑफिसर आई हैड टू मीट पीपल हु आई वेदर आई लाइक देम और नॉट, आई हैड टू मीट पीपल, आई मेट देम। ऐसा नहीं है मैं नहीं मिला उनसे, मैं मिला, बट कौन सी दोस्ती नहीं हुई, प्रोफेशनल बातचीत हुई। अब यह है कि दोस्तों के साथ बैठ। बस आपका मोदी जी पे क्या राय है? इस पे मोदी जी पे मोदी जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स दिस कंट्री। हाँ। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है वो आज की बात नहीं कर रहा मैं, तो आपने जब आपको पहले भी कभी मुलाकात हुई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स दिस कंट्री। बड़े डिसाइसिव हैं और लोग जानते नहीं है, बड़े ध्यान से सुनते हैं। हर मतलब बाहर तो उनको बोलते हुए देखते हैं आप, बहुत ध्यान से सुनते हैं और डिसीजंस लेते हैं। मतलब मैं तो इतना प्रभावित था पहले 2 साल में जब मैं कोयला सचिव था, और इतना सपोर्ट करते हैं पहले 2 साल। उसके बाद मैंने थोड़ा परिवर्तन देखा, वो मैं अभी समझ नहीं पाया क्यों हुआ। मैंने कई और जगह भी कहा है क्यों, तो मुझे नहीं जानता, लेकिन परिवर्तन निश्चित हुआ। मैं देखता था कि शुरू में हम उनके सामने कुछ भी बोलते, वो खुद प्रेरित करते थे, बताओ बोलो, और काफी हद तक क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करते थे। उसके बाद से मैंने देखा कि लोगों ने बोलना कम कर दी। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, बड़ा मुश्किल है। मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि इस प्रकार का लीडर मैं समझता हूं मुश्किल से मिलेगा इस देश को। तो उसका लाभ इस देश को होना चाहिए, और उसका तरीका यही है कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं या जो उनके साथी कह रहे हैं उससे भिन्न मत भी हो सकता है। उसको सुनना चाहिए, क्रिटिसिज्म में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बल्कि एनकरेज करना चाहिए। वो क्यों नहीं हो पा रहा मुझे पता नहीं। अगर हो रहा होता तो वो स्वयं ही इस बात को देखते कि मेक इन इंडिया में क्या कमी है। मैं मेक इन इंडिया बार बार इसलिए कर रहा हूँ एक उदाहरण के रूप में। बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई हैं, जो होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई कौन सी सिचुएशन परफेक्ट होती है? कोई देश, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। तो हम अपनी कमी सुधारें। हम पहले अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कमी, हम अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुधारेंगे कैसे? तो ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य होता है। एक टाइम मुझे ऐसा लगा था कि एक होते क्रिएटर्स जो इंटरनेट पे काम करते हैं, मुझे लगा था पॉलिटिक्स भी अब क्रिएटर ही है।
देखिए अब सोशल मीडिया इतना हाँ इम्पैक्टफुल हो गया है हाँ हाँ। कि लोग इस्तेमाल करते हैं, हर व्यक्ति करता है। तो अब मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे ना कुछ समय पहले जब मैं बहुत ऑल क्योंकि मैं सोशल मीडिया का पार्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या पॉलिटिक्स भी सोशल मीडिया का पार्ट है आज की डेट में? देखिए सोशल मीडिया एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसका उपयोग कोई भी व्यक्ति, संस्था, पॉलिटिक्स समझेगी तो उपयोग करेगी। और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का उपयोग हो सकता है, क्योंकि हो रहा है और हो सकता है और होना भी चाहिए। जब एक मीडिया अवेलेबल होना चाहिए। अब वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कितना हो रहा है, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन ये कहिए कि पॉलिटिक्स सोशल मीडिया की यूज ही ना करे, ये तो मुश्किल है। आप उस कॉन्टेक्स्ट में Correct. कैसे नहीं यूज कर? अग्री, बट ये इतना कंसर्न है ना कि कल मेरा पोस्ट क्या जाएगा, वो एक क्रिएटर पे शोभा देता है ना कि एक पॉलिटिशियन पे। ये तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मतलब आपको पता नहीं होगा, इसका रिव्यू होता है कि किसके ट्विटर हैंडल में एग्जैक्टली, फॉलोअर्स हैं। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। पर्टिकुलर मीडियम अवेलेबल है, उसको यूज करा जा रहा है। सर आपको आपकी मुलाकात, मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति के बारे में पूछना होगा, मनमोहन सिंह जी से मुलाकात आपकी कैसी है? मेरी मनमोहन सिंह जी से मुलाकात पहली बार जब वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे तब हुई थी, तो मैंने सेवा नई ज्वाइन की। कैसा है? जैसे लोग तो उनके बारे में बता रहे हो, कम बोलते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए इतने ही इज एन इंटेलेक्चुअल जायंट ऑब्वियसली, यस, and he is very perceptive. He's a great listener. He's a man of few words, but he understands issues. मतलब very bright. He may not appear to be bright in the traditional sense of, Yes. he is not a great communicator. Correct. तभी वो अक्सर कहता था he was not a leader in the real sense of the term. He is an intellectual giant, and he did what no other person did to bring back the economy from actual brink. Correct. So he did wonderful things for the country. But I was wondering whether he has the qualities of a leader to be the prime minister of this country. The No. prime minister has to be, see, मेरा ये कहना है, leadership की one of the basic qualities is being a good communicator. You should be able to convey Obviously. your message to the people you're around. No, it's not that he couldn't communicate. He communicated well, but probably he was not as effective as a leader should be. And then you have to have a team man. I mean, he was a giant in his own way. So he succeeded as a finance minister, but I can't say the same as prime minister. Because finance minister, he was handling a thing which was dear to his heart. But I wonder whether he could handle politics when he could hardly handle politics when he was prime minister. Prime minister has to handle politics. Like you said ना in earlier, हम वापस लौट के यूपीएससी पे आते हैं चीज़ पे, आप ना सब कुछ हैंड इन हैंड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास तो आप एक अच्छे लीडर हो, ज़रूरी नहीं आप बहुत अच्छे, आपकी नॉलेज थोड़ी कम हो बट आप एक अच्छे स्पीकर हो, तो क्या पता आप किस पोजीशन पे हो। तो मैं कंपैरिजन की बात हल्की सी कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, even a civil servant, at least an IAS officer, has to have leadership traits. वो बहुत intellectual giant जो है, he might fail as, I've seen many intellectual giants fail as IAS officers. Because आपको human being से interact करना। अक्सर ये डिबेट चलती है स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट की, IAS ऑफिसर्स कौन सेक्रेटरी कैसे बन गया, एजुकेशन सेक्रेटरी बन गया। मैं उससे कहता हूँ यार, the basic trait required of an IAS officer is managing men and women. Correct. It is an attitude that matters. You can outsource expertise, but you can't outsource attitude. आप नेगेटिव डिस्पेंसेशन पे है, चाहे आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो, आप फेल हो जाएंगे। For an IAS officer, you have to have a positive dispensation. You have to have the right attitude. Then you will be able to get the expertise. भाई स्कूल सेक्रेटरी, मुझे तो एक्सपर्टीज थी नहीं, but people say that was the best period of my career. Why? Because I could get expertise. I could provide them space. मैं उनसे झगड़ता नहीं था, मैं उनको स्पेस देता था, सपोर्ट करता था। अब मैं खुद ही एक्सपर्ट बन जाऊँ कि कोयला कैसे खोदा जाएगा, तो वो तो मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो ये था कि स्टेट से कैसे लैंड एक्वायर हो सके, स्टेट से कैसे एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस हो सके, वो मेरा काम था। कोयला कौन सा क्वालिटी का है, कौन से खोदना है, कौन सी मशीन आनी है, ये मेरा काम नहीं है। ये तो एक्सपर्ट का काम है। बिल्कुल। तो वी हैव टू डिफाइन दीज रोल्स। इंस्टेड ऑफ दैट वी ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट। आजकल खूब बहस चल रही है कि आईएएस ऑफिसर को एक्सपर्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों भाई एक्सपर्ट बना रहे हो? Only expertise that an IAS officer required is managing men and women, and you can't do that without a positive attitude. Would have the right attitude. You have to have that attitude. So focus has to be on attitude rather than expertise. Lot of people, you have also traveled abroad. Lot of people go to abroad, और abroad में घूमने फिरने में इंडिया कहते हैं कि अपना देश तो बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही खराब है, but they don't know कि even the developing nations are facing more challenges than us. देखिए, हर नेशन, हर कंट्री के अपने अलग चैलेंज हैं। हमारे अलग हैं, उनके अलग चैलेंज। सो मैं अक्सर कहता हूँ कंपैरिजन और ओडीएस, यू कांट कंपेयर योरसेल्फ।
राइट। विद डेवलप्ड वर्ल्ड। पर लोग मिलते होंगे आपको जो बहुत एडवर्टाइजमेंट पे उतर जाते हैं कि अपना देश में तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ निकल जाना चाहिए। को हम लोग प्रजातंत्र में हर को अपना राय देने की तो अधिकार है, वो देता है अधिकार। मेरा ये मानना है कि आपको अपनी चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कंट्री हो, वी हैव टू इवैल्यूएट आवरसेल्व्स एंड कंसिस्टेंटली इवैल्यूएट आवरसेल्व्स विद अ व्यू टू इंप्रूविंग। और दूसरे से हमें सीखना है। तो मान लीजिए अगर दूसरी कंट्री में कुछ हुआ है, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद देम, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनमें कैसे हुआ, क्या हम यहाँ कर सकते हैं। Correct. ये इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करता है। इंस्टेड ऑफ कॉम्पीटिंग विद अदर पर्सन, आई शुड असेस माई सेल्फ एंड सी अगर वो मुझसे बेहतर है तो मैं उसकी टांग नहीं खींचूंगा, मैं उससे समझूंगा कि वो कैसे हुआ, बेहतर है। जिससे मैं भी इंप्रूव कर सकूं। सो मैं अक्सर कहता हूँ इस चीज को, यू हैव टू कॉम्पीट विद योरसेल्फ, वेदर एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंस्टीट्यूशन और एज ए कंट्री। यू हैव टू कॉम्पीट विद योरसेल्फ कि हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए, और दूसरे से सीखने का प्रयास करना चाहिए। कॉम्पीट नहीं है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं भी उसके लिए दोषी हूँ, ऐसा है जहाँ हम सिर्फ कॉम्पिटिशन करते हैं। करेक्ट। कॉम्पिटिशन इज नॉट द वे फॉरवर्ड, इट इज लर्निंग। हाउ यू सी मनी इन लाइफ? मनी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी। यू हैव टू हैव बेसिक कंफर्ट्स। आपको महात्मा की तरह या अलग रहने की जरूरत नहीं है, बट कितना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। आज आप मुझे लेकर आए अपनी मर्सिडीज कार से, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई एम सीइंग हु इज ड्राइविंग मर्सिडीज इन दिल्ली। अभी तक मैंने जितनी मर्सिडीज देखी, शोफर ड्रिवन है, यानी कि अच्छी गाड़ी का मजा तो शोफर ले रहा है। और आपकी गाड़ी की भी पीछे सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी जो आगे वाली है। करेक्ट। लेकिन फिर भी आदमी मर्सिडीज कार क्यों खरीदता है? पड़ोसी के लिए। वो दूसरों को इंप्रेस कर रहा है कि मेरे पास मर्सिडीज कार है। करेक्ट। अदरवाइज क्यों खरीदेगा? क्यों 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा इस गाड़ी को खरीदने के लिए? तो प्रॉब्लम यहाँ है मनी की। अगर आप अपनी आवश्यकताओं के लिए मनी बना रहे हैं, फेयर इनफ। अगर दूसरे को इंप्रेस करने के लिए बना रहे हैं, तब प्रॉब्लम है। देखिए, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि महिलाएं 6 इंच की हील क्यों पहनती हैं। अनकंफर्टेबल होगा सर्टेन, राइट। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस समबडी, राइट। तो मेरा ये कहना है, आपको जो अच्छा लगे वो आप निश्चित कीजिए, बिल्कुल, और उसके लिए पैसा कमाइए। सब समस्या आती है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, सब समस्या आती है। तो अपनी नीड्स के लिए आप पैसा कमाते हैं, बिल्कुल कमाना चाहिए, जरूरी है पैसा। लेकिन आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अगर पैसा कमा रहे हैं तो उसका कोई अंत नहीं है। एंड हाउ यू सी हैप्पीनेस इन मनी? Money is a very important component of happiness, but not the only component of happiness. Happiness is much beyond money, but without money to be happy will be very difficult. A lot of people talk about only happiness. नहीं, देखिए ऐसा only without money. No, I mean how? I mean I'm not. lot of people. मेरा ये कहना है कि पैसा तो जरूरी है ही भाई। आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो अनहैप्पी रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, अनहैप्पी रहेंगे। बट वो कंफर्ट आप डिफाइन कीजिए अपना। लेट नॉट समबडी डिफाइन योर कंफर्ट। आप अपना कंफर्ट डिफाइन कीजिए ना। मेरा कंफर्ट यह है कि मैं फ्लैट जूते में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। महंगा जूता खरीद लूंगा, अपने कंफर्ट के लिए खरीद लो। अब मैं और महंगा इसलिए खरीदूंगा क्योंकि दूसरा क्या देख रहा है मेरे जूते को, फ्लैशी वर्ड, वहां खर्चा है। सो दैट्स हैप्पीनेस। जिस दिन आपने अपने सुख की बात कही बिना दूसरे को दुखी किए हुए, और दूसरे को बिना इंप्रेस करने के चक्कर में, आप हैप्पी भी होंगे और जो पैसा होगा उससे। सो यू नीड, यू डिफाइन योर ओन नीड्स। Your needs are not determined by what others are doing, but your own requirement. तो जो फैशन है, पूरा फैशन डिटरमिन करता है दुनिया क्या कर रही है, आप उसी को पकड़ते हैं। फिर पूरी इंडस्ट्री उस पर चल रही है। करेक्ट। पूरी फैशन इंडस्ट्री करेक्ट। आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वो डिमांड में बन रही है, आप वो करते हैं। वहां प्रॉब्लम है। You have come across with so many intelligent people जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की होगी, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो काफी डिसहार्टन होकर लाइफ में आगे बढ़ गए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलोगे कि वाई पीपल ओनली सी कि यार मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई? ये गलत है चिंतन। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं आजकल देखता हूं कि कितने लोग जो सिविल सर्विस के बाहर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप उनसे प्रेरणा लीजिए ना, और हो सकता है अच्छा ही हुआ। मैं सिविल सर्विस में देखता हूं कि कितने लोग जो है वो दे फील हेलिश इन द सर्विस। तो ये तो आपकी व्यक्तिगत चिंतन है ना। खाली आईएएस में आ जाने से आप हैप्पी नहीं होंगे। I have seen so many unhappy IAS officers. Happiness is not IAS. IAS is an instrument through which you can be happy. It allows you to be happy, but you will still be unhappy. यही non-IAS भी, I've seen so many of them happy who have tried, could not succeed, but did some other things and did very well in life. But there are others who didn't do so well in life, not qualify. So हर तरीके के लोग हैं। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, ये आप पे निर्भर करता है। आप अपना चिंतन, अपना विचार किस हिसाब से बना रहे हैं उस पर निर्भर करता है। हैप्पीनेस इज टोटली सब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव। टोटली। आप क्या समझ रहे हैं? आप देखिए, मैं तो उनसे भी सीखता था ना। मुझे याद है एक बार मैं धूप में जा रहा था, तो मैंने ठेले वाले को देखा, सब्जी लिए जा रहा था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, वो मुस्कुराता हुआ जा रहा था। मैंने कहा यार मुझे ये काम करने में मैं गिर जाऊंगा। उसने ये सोचा ठीक है, रात को उसको पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे सब मिल रहा है, मैं फिर भी परेशान हूँ 6 चीज़ के लिए। वेरी सब्जेक्टिव। एंड आई मेट कपल ऑफ ऑफिसर्स इन सर्विस जिन्होंने अपने सर्विस में डिस्कवर किया कि वो ये नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते थे। हाँ, हो जाता। कुछ लोग करते हैं, मतलब आप अपना व्हाट इज योर अपना इंटरेस्ट पहचाने का टाइम। आपने तो बोला कि मैं तो दोबारा अगर मौका मिलेगा तो आईएएस ऑफिसर बना, दैट इज क्लैरिटी। बट मैंने कुछ लोगों को देखा कि जिन्हें सर्विस में आने के बाद समझ में आया कि यार ये मेरा टेस्ट नहीं था, मुझे कुछ और करना चाहिए था। डिजाइन करके करे, कई लोगों ने किया है, छोड़ के दूसरी चीजें। बट इतना कार्य सर किसी में नहीं होता ना, फैमिली होती है, लुक आफ्टर करना होता है। नहीं, कई रिजाइन करके और काम किए और सक्सेसफुल भी रहे। ओके सर, बिफोर क्लोजिंग व्हाट यू वांट टू से, मतलब इट्स कंप्लीटली योर टेक। नो, माय suggestion to youngsters, and I talk to them, that a lot depends on you. Don't blame others. ब्यूटीफुल। Totally focus on yourself. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है. So evolve as an individual to be reckoned with.